हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड और कौन कौन से फैक्टर इनकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे हेनरी लॉ की और हम बात करेंगे कि किस तरह से हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो चलो इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहां हम सबसे पहले लेने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो हम लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड है हमारे पास और एक लिक्विड है, तो हम एक बीकर में क्या करते हैं, पानी डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी, ये लो। ठीक है, और सॉलिड में हम क्या डाल दें, इसमें शुगर डाल देते हैं। ठीक है, शरबत बनाना है। ठीक है, शरबत बनाना है, टेस्ट मेकर और ले आना, अच्छा शरबत बन जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। हमें शुगर डालना है वाटर में। हमें मालूम है कि अगर पानी में शुगर को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर वो घुल जाएगी, उसके सारे पार्टिकल्स उसके अंदर क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने शुगर को थोड़ा सा और डाला। ठीक है, हमने क्या करा, शुगर को थोड़ा सा और डाला, हमने शुगर को थोड़ा सा और डाला। ठीक है, हमने इसकी मात्रा को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, क्वांटिटी को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये और इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। अब ये जो हमने क्वांटिटी इंक्रीज की है, इसे हम क्या करें, कंटिन्यूअस बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। तो होगा कैसे, होगा ये कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरा वाटर, यहां ध्यान देना, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो फिक्स है, यानी वाटर का अमाउंट फिक्स है। ठीक है, शुगर का आप अमाउंट क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे शुगर का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे इसका कंसंट्रेशन वाटर में इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वाटर का जो आपका जो कंटेंट, जो वाटर का जो अमाउंट है वो फिक्स है। ठीक है, अब एक टाइम पर ऐसा होगा कि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो वाटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वाटर के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और जब ये सिचुएशन आ जाती है, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट, अच्छे से देखते हैं उसको, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, जब ये कंडीशन हमारी आ जाती है, इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है कभी सॉल्यूशन तो बनेगा। ठीक है, आप सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एक सॉल्यूशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस कंडीशन को आने के बाद उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉलिड dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म, क्या फॉर्म किया उसने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया उसने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म किया, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये बन गई भाई हमें सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। यानी कि अगर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं और वो सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन की इक्वल हो जाता है, तो हम उस कंटेंट, जो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, उसका सॉल्युबिलिटी हम उसको बोलेंगे। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब क्या अगर हम इसमें और ज्यादा अमाउंट बढ़ाएं तो क्या ये डिसॉल्व होगा, ना साहब, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक टाइम के बाद ये जो सॉल्यूट है या ये जो शुगर हमने जो ली है वो वाटर में घुलना बंद कर देगी इस कंडीशन आने के बाद। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहानी क्लियर है। ठीक है, आपने कभी कभी एब्जॉर्ब किया होगा कि गर्म दूध में जो शुगर होती है वो जल्दी घुलती है बजाय ठंडे दूध के। एकदम फ्रिज से आप निकालो एकदम ठंडा ठंडा दूध और उसमें डाल दो शक्कर, घुलाते रहो, घोलते रहोगे घोलते रहोगे घोलते रहोगे, तो यार घुल नहीं रही, टाइम लेती है ज़्यादा। ठीक है भाई, गर्म दूध में डालो, 2 बार गड्ढ 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 करो, घुल जाती है वो उसमें। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, ये शुगर जो थी एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गई। ऐसे ही सॉलिड की जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है उनको अफेक्ट करने के लिए कुछ
पैरामीटर्स होते हैं। अकेला सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं होता, और बहुत सारे इसमें और भी जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं जो इनकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कहीं पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है तो कहीं पर कम हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर है? पहला जो पैरामीटर है वो है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, पहला क्या है? नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। नेचर से मतलब क्या है? हमारे पास कंपाउंड, ध्यान देना इस पर, हमारे पास कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक पोलर होता है, दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर होता है। पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है, पोलर बियर। पोलर को ठीक से लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा वो। पोलर अब दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा है। पोलर एंड नॉन पोलर। अब यहां पर नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की सॉलिबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करने के लिए सॉलिड का नेचर और लिक्विड का नेचर भी इसको बहुत इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। ठीक है, तो यहां पे एक रूल होता है जिसे बोलते हैं हम लाइक डिसॉल्व लाइक। अब बोलोगे जी ये क्या है साहब? लाइक डिसॉल्व लाइक, जी का बवाल है? कुछ नहीं है, समझ लो। कंपाउंड कैसा है? पोलर नॉन पोलर, यानी कि कंपाउंड में आपका सॉलिड भी आएगा और लिक्विड भी आएगा। ठीक है, कंपाउंड में सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा। तो जब लिक्विडिटी की बात आएगी तो साहब आपका सॉलिड भी पोलर होना चाहिए और आपका लिक्विड भी पोलर होना चाहिए। यानी कि लिक्विड क्या हमारे सॉल्वेंट का काम करेगा, लिक्विड हमारा सॉलिड किसका काम, सॉरी क्या बोल रहा हूं, सॉलिड कैसा काम करेगा? सॉल्यूट की तरह काम करेगा, और लिक्विड सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। दोनों का पोलर होना जरूरी है। पोलर मतलब आयोनिक, पोलर मतलब आयोनिक। ठीक है, ऐसे ही नॉन पोलर की अगर हम बात करेंगे तो अगर आपका सॉलिड नॉन पोलर है तो लिक्विड भी आपका नॉन पोलर होना चाहिए। एग्जाम्पल, पोलर के लिए अगर हम बात करें तो सॉल्ट, और लिक्विड की हम बात करें तो वाटर। अच्छा इसको ऊपर लिख देते हैं ना, सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे क्या जगह जगह नहीं, तो ये तो लिख देता हूं, नेप्थलीन एंड बेंजीन। ठीक है, क्लियर है कहानी? तो पहला हमारा जो पैरामीटर है वो क्या है हमारा? नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। पोलर होगा तो पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर होना चाहिए। ओके फाइन। नेक्स्ट, अभी हमने बात की थी शक्कर की और गर्म दूध और ठंडे दूध की, इसका मतलब टेम्परेचर। तो दूसरा इसमें जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर, अच्छा भाई, डिसोल्यूशन की प्रोसेस। आप क्या कर रहे हैं? वाटर को सॉरी शुगर को क्या कर रहे हो? वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, किसी भी सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व करोगे। तो दो तरह के डिसोल्यूशन प्रोसेस होती हैं। पहली एंडोथर्मिक और दूसरी एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक कौन सी होती हैं? जिन्हें कंप्लीट होने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें कंप्लीट होने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर चाहिए उनको। और दूसरी एक्सोथर्मिक मतलब जो कंप्लीट होने के लिए टेम्परेचर को रिलीज करती है। ठीक है, जब कंप्लीट होने पर या प्रोसेस जब ऑनगोइंग प्रोसेस है तो वो टेम्परेचर को रिलीज करती है, तो उन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब यहां पर बात आती है एंडोथर्मिक की। अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, अगर आपकी प्रोसेस कैसी है, अगर आपकी प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को अगर आप राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? राइज हो जाएगी। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी राइज हो जाएगी। क्यों? प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, तो अगर आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर उसको देंगे तो ये डिसोल्यूशन प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो यही वजह है कि जब हम गर्म दूध में शुगर को हम डिसॉल्व करते हैं तो जल्दी होती है बजाय ठंडे दूध के।
ठीक है। ऐसे ही एक्सोथर्मिक की हम बात करते हैं। अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो क्या होगा भाई, वो टेम्परेचर को पहले से ही रिलीज कर रहा है, आपने टेम्परेचर को और बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कहानी क्लियर है यहां तक पूरी सॉलिड के लिए? ठीक है। तीसरा जो पैरामीटर है वो क्या है, इसको यहां लिखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है प्रेशर, ये हम लेते हैं पर इसका जो इफेक्ट है बहुत ही नल होता है, बहुत ही कम होता है। उसकी वजह ये है कि लिक्विड और सॉलिड दोनों ही पहले से इनकंप्रेसिबल है, हाईली इनकंप्रेसिबल है। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे भी तो भी बहुत ज्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला है, तो भी इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही वजह है कि प्रेशर का जो इफेक्ट होता है बहुत ही कम होता है इसकी सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करने के मामले में। ठीक है, तो हमारे अब 3 हो गए फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अब, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। ठीक है, चलो solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid। ठीक है, तो solubility of gas क्या बनाएगा soluble होने के पास? होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सॉलिड बना रहा था लिक्विड के साथ। यहां पर कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करेंगे? यहां पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? सबसे पहले आता है नेचर ऑफ गैस। यहां पर आता है नेचर ऑफ गैस, एंड लिक्विड भी लिख देते हैं, एंड लिक्विड, इसे क्यों छोड़ रहे हैं हम? ठीक है, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। अब यहां पर गैस अगर डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, तो किस तरह से डिसॉल्व होगी? अगर इसकी रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्टिव है, अगर ये कैसी केमिकली अगर रिएक्टिव है, ठीक है, अगर गैस लिक्विड के साथ केमिकली रिएक्टिव है, रिएक्शन अगर करती है लिक्विड के साथ, तो इसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर ये रिएक्टिव नहीं है तो सॉल्युबिलिटी मिनिमम रहने वाली है, कम रहेगी। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को किस तरह से अफेक्ट करेगा? हम सभी जानते हैं कि अगर टेम्परेचर अगर राइज होता है तो गैस का नेचर कैसा होता है? एक्सपांडेबल नेचर होता है, एक्सपांड होती है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस एक्सपांड होती है, करेक्ट? ठीक है, यानी कि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर।
ठीक। अब आप मानिए कि आप सॉलिड, आप लिक्विड में इसको क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। वो पानी गर्म है पहले से ही, पानी या जो लिक्विड है वो गर्म है। तो ऐसे में क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक हो जाएगा, और एक्सपांडेबल नेचर होने की वजह से गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी, यानी कि वो बाहर की तरफ निकलेगी, लिक्विड को छोड़ेगी वो। ठीक है, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। थर्ड फैक्टर पे आते हैं। प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा, एक कंटेनर लिया हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, यहां क्या हमारे पास लिक्विड है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी गैस को हम इसके अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं गैस इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए। तो होगा क्या, मुझे मालूम है कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत ही एक्सपांडेबल नेचर के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनमें काफ़ी कम होता है, इसलिए गैस है। जब ये गैस के मॉलिक्यूल इस लिक्विड की सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करना शुरू कर देते हैं, ये इसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये उसमें डिसॉल्व होने लगती है। ठीक है, अब ये नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा हो रहा है। अब आपने क्या करा, इसके ऊपर फोर्सफुली हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। हमने क्या करा, इसके ऊपर हमने प्रेशर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हमने प्रेशर को बढ़ाना इस पर स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसकी सरफेस के कांटेक्ट में आना शुरू हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस के कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब यहां पर हमने बोला कि नहीं यार एक गैस नहीं चाहिए, इसमें मल्टीपल गैस डालते हैं। गैस 1 आ गई, इसमें गैस 2 आ गई, इसमें गैस 3 आ गई। हमने डाला, हमने क्या करा, अलग अलग गैस डाला, यानी कि हमने क्या बना दिया, मिक्सचर ऑफ गैस बना दिया। मिक्सचर ऑफ गैस, क्या है इसके अंदर, 1 गैस है, 2 गैस है, 3 गैस है, और डॉट 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 बहुत सारी गैसेस उनके अंदर हमने डाल दी। तो क्या होगा, हर गैस का अपना एक प्रेशर होगा, हर गैस का अपना एक प्रेशर होगा। इस प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस प्रेशर को हम, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो यह एक रूल आता है जिसे बोलते हैं हम डाल्टन्स लॉ। डाल्टन लॉ होता है कि टोटल जो प्रेशर होगा, टोटल जो प्रेशर होगा किसका, ऑफ गैस मिक्सचर का, जो टोटल प्रेशर होगा गैस मिक्सचर का, वो क्या होगा, सभी गैसेस के पार्शियल फ्रैक्शन का, सभी गैस के पार्शियल फ्रैक्शन का एडिशन होगा। इसको ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर हमारा एक टॉपिक है, कौन सा, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वहां पर ये बहुत काम आने वाला है ये लो। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। इसी के साथ हेनरी लॉ ने क्या बोला, हेनरीज लॉ। तो हेनरी बोलता है कि भाई अगर सभी का पार्शियल प्रेशर है और गैस डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब जो प्रेशर होगा वो गैस के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो, प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल होगा। तो जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, वो क्या होगा,
वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is proportional to mole fraction of that gas। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोपोर्शनल है इसे हम क्या करते हैं, इस साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम हेनरीज कांस्टेंट। गैस लिखा है, एक काम करते हैं इसको इन सॉल्यूशनों कर लो, इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हमारी जो डेफिनेशन है वो परफेक्ट है। तो के एच हमारा क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। कहानी क्लियर है यहां तक पूरी, कहानी क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये जो हेनरी लॉ हमने जो पढ़ा, अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, या कैसे करते हैं। अच्छा, इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, क्या क्या है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, नहीं भी पता होगा तो कोई नहीं, इन न्यूमेरिकल्स के माध्यम से हम उनको सीख लेंगे। ठीक है, तो हमारी विंडो, पहले इसको हटा देते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी millimole of N2, millimoles of N2 nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, the KH वैल्यू दी हुई है 76.48 K बार। ठीक है साहब, यहां दो चीज, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, और वो ये कि जब भी प्रेशर की बात हो, नंबर ऑफ मोल्स की बात हो, या है ना, मोल फ्रैक्शन की बात हो, तो वहां पर ऑटोमेटिकली हेनरी लॉ को आप प्लेस कर दें। ठीक है, वहां पर आप हेनरी लॉ को इंट्रोड्यूस कर दें। P इज इक्वल टू क्या होता है, KH X होता है। ये X किसका है, नाइट्रोजन गैस का है। हेनरी लॉ बोलता है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मतलब मोल फ्रैक्शन किसका होना चाहिए, X ऑफ N2 होना चाहिए। पूछा क्या है, हाउ मेनी मिली मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है। ठीक है, ये तो बड़ी समस्या वाली बात है साहब। क्वेश्चन दिया है हेनरी लॉ का, पूछ रहा है मिली मोल, तो क्या कर रहे हैं अब इसके लिए, कुछ नहीं करना। देखो माइंड मैप क्लियर रखो अपना इसके लिए। माइंड मैप में क्या, हेनरी लॉ दिया है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमें मिली मोल चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि हमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर हमारा x ऑफ n2 मिल जाए, अगर हमारा x ऑफ n2 मिल जाए तो हम नंबर ऑफ n2 भी निकाल लेंगे। तो ठीक है, x ऑफ n2 निकाल लेते हैं हम। x ऑफ n2 कैसे निकलेगा? प्रेशर अपॉन KH निकलेगा। प्रेशर गिवन है 0.987 बार, KH गिवन है कितना है? 76.48 के बार। तो 76,480 बार हो जाएगा। किलो बार है ना, ऊपर वाला बेचारा कायम है बार में, तो नीचे वाला भी किस में होना चाहिए? बार में होना चाहिए साहब। ठीक है, चलो रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? 1.29 इंटू 10⁻⁵ आना चाहिए। 5 आएगा। ठीक है, x ऑफ n2 मिल गया, x ऑफ n2 मिल गया। जब x ऑफ n2 मिल गया तो अब इसको क्या करूं? x ऑफ n2 मिल गया, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दो। 1.29 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल चाहिए, किसका चाहिए? n2 का, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल किस किसका होगा? जो गैस इसके अंदर डिजोल्व है उसका, प्लस क्या बोला है? डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर। अच्छा सा 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि हमको n ऑफ किसका चाहिए? वाटर के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए चाहिए? वाटर के लिए चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए? मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। यही तो होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, वेरी इजी। तो मास ऑफ H2O कितना दिया हो? 1 लीटर 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है? 18 होता है H2O का। रिजल्ट कितना आएगा? 55.56 होता तो 55.555 आएगा, ये 55.555 आ गया। राउंड फिगर में हम इसको क्या कर दें? 6 कर देते हैं। ठीक है, मिल गया साहब, हमारे दोनों चीजें मिल गई। मतलब हाँ, दोनों मिल गया। मतलब x ऑफ n2 मिल गया, वाटर मिल गया, सिर्फ n2 ही तो निकालना है बेचारा, ऊपर नीचे वाला n2 निकालना है। अब इसको ध्यान से सुनना, एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं, पुट कर दो यहां पे। 1.29 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू n ऑफ n2 निकालना है, n ऑफ n2 हमें निकालना है, वाटर हमें मिल गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1.29 इंटू 10⁻⁵ n ऑफ n2 प्लस 1.29 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.56। क्या करें? मल्टीप्लाई कर देंगे ना। इज इक्वल टू कितना बचेगा? n ऑफ n2 बचेगा। हमें n ऑफ n2 निकालना है। इसको, इस वाली टर्म को इक्वल की इधर ले जाओ, माइनस का मिलेगा। तो 1.29 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.56 इज इक्वल टू n ऑफ n2 1 माइनस 1.29 इंटू 10⁻⁵। अरे भैया जरा ये देखो, 1 में से आप किसको माइनस कर रहे हो? 1.29 इंटू 10⁻⁵ को माइनस कर रहे हो। ये बहुत छोटी वैल्यू है, 0.000 समथिंग, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ये हम कितना लेते हैं? 3 डेसिमल प्लेस तक हम इसको आइडियल मानते हैं। अपनी कैलकुलेशन को 3 पॉइंट के 3 डिजिट तक हम इसको आइडियल मानते हैं कि इतने तक ले लो। ठीक है, ये तो 10⁻⁵ जा रहा है, यानी कि 000 बहुत छोटा था, 0 के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गया। इसका मतलब कोई मतलब नहीं है इसका, करोगे तो उतना ही आने वाला है। तो 29 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.56 इज इक्वल टू n ऑफ n2 ही बचेगा। अब यहां पर एक बात नोट कर लो, वो ये कि अगर इस तरह का न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन जो है बहुत छोटा अगर आ रहा है, मोल फ्रैक्शन आपका अगर बहुत छोटा आ रहा है, तो ये जो डिनोमिनेटर में ये जो दूसरा वाला कंपोनेंट है, इसे आप क्या कर दो? नेग्लेक्ट कर देना, यहीं की यहीं, इतना जाना ही नहीं पड़ेगा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको यहां पर पता पड़ सके कि ऐसे में हम इसको नेग्लेक्ट करते क्यों है। बहुत सी जगह पे लिखा होता है भाई नेग्लेक्ट कर दो, मजाक चल रहा है, नेग्लेक्ट कर दो, कुछ ना कुछ दवाई होगी। बस ये जो हमारी जो प्रोसेस है यहां से यहां तक की, ये कम हो जाती है। इतनी जो हमने प्रोसेस की, कैलकुलेशन की, ये हमारी कम हो जाती है। क्यों? हमें मालूम है कि ये वाला जो फैक्टर होगा बहुत कम है। 1 में से माइनस करो या 1 में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ना रिजल्ट पे, उतनी ही आना है लगभग लगभग।
ठीक है, तो बस इतना आएगा, एन ऑफ N2 कितना, लिख लेते हैं उसको अपन, जीरो पॉइंट सेवन वन सिक्स मिलीमोल आ जाएगा, 0.716 मिलीमोल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मिलीमोल, कुछ नहीं, जब इसको रिजल्ट को निकालोगे 10⁻³ की टर्म में लेकर के आ जाना, मिलीमोल में ये कन्वर्ट, इसे मिलीमोल में कन्वर्ट कर लेना, तो मिलीमोल में कन्वर्ट करोगे तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओ क्या बोल रहा है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट नंबर को बोल रहा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10⁸ Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of सोडा वाटर। तो सोडा वाटर का सॉल्यूशन है, मतलब उसमें CO2 को मिक्स किया है। ठीक है, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM। अच्छा, एक पास्कल है, दूसरा ATM है, तो CO2 प्रेशर ये हमें गिवन है। ओके, कैलकुलेट करना है इसको, हेनरी लॉ कांस्टेंट, क्वांटिटी ऑफ सोडा वाटर। ओके फाइन, अगेन वहीं से हम चले, KH ऑफ X किसके लिए निकालना है, CO2 का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, X ऑफ CO2 मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, प्रेशर अपॉन KH आएगा। ठीक है, KH कितना दिया हुआ है इसमें, प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.5 ATM, 2.5 ATM अपॉन ये कितना दिया हुआ है 1.67 into 10⁸ PA। ठीक है, अब यहाँ समस्या हो गई क्या, मोल फ्रैक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वहां से मैं निकल जाएगा मास, मास निकालना है ना, क्या बोला है उसने, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml, है ना, मतलब ml में ही हमें निकालना पड़ेगा, हमें कैसे किस में निकालना पड़ेगा उसको, ml में ही हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ ATM है, क्या करें, ATM को प्रेशर में कन्वर्ट, PA में कन्वर्ट कर लो, तो 2.5 इंटू 1.013 कितना होता है, 0.1325 25 इंटू 10⁻5 PA होता है 1 ATM इज इक्वल टू, लिख लेना साइड में एक, कि 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁻5 PA होता है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ATM किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्कल में हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो पास्कल ATM में कन्वर्ट हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁸ PA। वैल्यू कितनी निकलेगी, राउंड फिगर में जब निकालोगे वैल्यू तो 0.00152 आएगी, 0.00152 कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, अब अच्छा बोलोगे साहब कैसे आएगी, निकाल के बता ही देते हैं ना यार, 2.5 इंटू 1.01325 इंटू ये 10⁻8 पर जाएगा, कितना आएगा, 10⁻³ हो जाएगा अपॉन 1.67। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.516 आनी चाहिए, 516 इंटू 10⁻³ आएगी। अब ये 5.16 आ रहा था, 0.0015 राउंड फिगर में कर लेना इसको, 2 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमारा X ऑफ CO2 आ गया। कहानी क्लियर। अच्छा, अब कोई गड़बड़ ना हो तो अपन इस विंडो को मिनिमाइज कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है तो विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं, अदरवाइज क्या होगा, हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ हो जाएगी। ओके फाइन, अब हमें मास चाहिए भैया, सॉरी क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए ना, मैं अपनी विंडो पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वांटिटी ऑफ CO2 चाहिए इन 500 ml। ठीक है, मोल फ्रैक्शन X ऑफ CO2 इक्वल टू कितना होगा, N ऑफ CO2 अपॉन N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ H2, टोटल नंबर ऑफ मोल, सेम। ठीक है, क्या चाहिए, मास चाहिए,
क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अब यहाँ फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमने पढ़ा था साहब, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोलर मास पढ़ा था, अरे यहाँ तो ml में निकालना है, अरे तो फर्क क्या पड़ रहा है, मास अपॉन, लिख लें यहाँ पर मोलर मास, मोलर मास किसका, CO2 का, अपॉन मास अपॉन मोलर मास किसका, CO2 का, प्लस इसका तो हमने निकाल ही रखा है, पिछले न्यूमेरिकल में तो सोचने ही नहीं उसके बारे में, या तो याद ही कर लो इसका, तो वाटर का, वाटर तो ऐसा है बिल्कुल बिल्कुल बेसिक भाई साहब, बिल्कुल बेसिक, नहीं अगर वाटर आ गया तो वाटर तो मैक्सिमम जगह मिलेगा ही, तो 50.5 वाटर का याद ही कर लो कि भाई इसका क्या होता है, अगर 1 लीटर के लिए निकाल रहे हैं तो ये होगा, ठीक है, 1 kg के लिए निकाल रहे हैं तो ये होगा। चलो अब निकालते हैं हम इसको, कैसे निकालें, x ऑफ CO2 इक्वल टू, मास को हम क्या ले लें, m ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है साहब, 44 होता है, मास m ऑफ CO2 अपॉन 44 प्लस 55.56, LCM ले लो, m ऑफ CO2 अपॉन m ऑफ अपॉन 44 अपॉन m ऑफ CO2 प्लस 44 मल्टीप्लाई बाय 50.556 हो जाएगा अपॉन 44, ये वाला 44 ये वाला 44 कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला 44 और ये वाला 44 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, m ऑफ CO2 अपॉन m ऑफ CO2 प्लस 44 इंटू 50.556, और ये जो फैक्टर है ये कितना आएगा टोटल, इसको यहीं पे लिख देते हैं, 1222 पॉइंट कितना आ रहा था मेरा, 1.22232.32 और x ऑफ CO2 कितना है 0.00152 है, ठीक है, निकालना इसको, अब इसे कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पिछले न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किया था कि 0.00152 m ऑफ CO2 प्लस 0.00152 इंटू 1222.32 इज इक्वल टू m ऑफ CO2, मास निकालना है ना, ये जो फैक्टर है इसको तो ऐसे ही छोड़ दो और इसको उठा करके इधर ले जाओ, कितना आएगा 0.00152 इंटू 1222.32 इज इक्वल टू m ऑफ CO2 1 माइनस 0.00152 हो जाएगा, यानी कि m ऑफ CO2 कितना आएगा 1.861 ग्राम, ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, 1.861 ग्राम ये कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर है यहां तक, पक्का, आगे चलें, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हटा रहा हूं मैं इसको, देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से विंडो को इनेबल करना पड़ेगा, और हमारा जो नेक्स्ट था, ओके, H2S, a toxic gas with a rotten egg like smell is used for a qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 1.95, स्मॉल m लिखा है बगल में, स्मॉल m लिखा है बगल में, क्या है ये स्मॉल m, मोलैलिटी है, क्या है ये स्मॉल m,
मोलैलिटी, ठीक है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, साहब अब हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। पहले क्या निकाला था हमने, पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपन ने कर लिए यार, गुड। मिलीमोल्स नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, फिर क्या निकाला था, मास निकाला था, फिर क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी दी हुई है, और कैलकुलेट क्या करना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन को मिनिमाइज कर दूं वरना फिर से विंडो की दिक्कत आ जाएगी, वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह है ना। चलो हटाओ, चलो मैंने अपनी विंडो ओपन कर ली कि अपन को करना क्या क्या है, अब इसके साथ अपन बोलते चलते। S2S टॉक्सिक गैस है हमारे पास। चलो मोलैलिटी, सबसे पहले यहां हम बात करते हैं कैपिटल एम। जो कैपिटल एम होता है उसको हम मोलैरिटी से रिप्रेजेंट, मोलैरिटी को हम, अरे उल्टा लिख दिया है, सीधा कर देते हैं, मोलैरिटी, मोलैरिटी इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैलिटी इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमें क्वांटिटी किसकी, किसमें गिवन है, स्मॉल एम में, स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी में गिवन है, ठीक है। चलो मोलैलिटी में गिवन है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में होना चाहिए, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ वाटर होना चाहिए केजी में होना चाहिए, ठीक है। चलो साहब मोलैलिटी की बात करते हैं, मोलैलिटी कितनी दी हुई है, 0.195 मोल पर केजी, किसका है ये हमारा, H2S, N2S नहीं भैया, H2S अपॉन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में चाहिए। हमने क्या मान लिया डिफॉल्ट, जब कोई स्पेसिफिक मास अगर गिवन नहीं हो तो हम स्टैंडर्ड 1 केजी या फिर वॉल्यूम के लिए 1 लीटर ही लेते हैं, तो केजी को उधर पहुंचा दो, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए H2S के 0.195 ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे H2S के, जहां पर मास हमारा क्या बन गया 1000 केजी या फिर 1 केजी हमारा ये बन गया, ठीक है। चलो पूछा क्या है, हेनरी लॉ का कांस्टेंट पूछा है। चलो साहब हेनरी लॉ का कांस्टेंट हमें मिलेगा कैसे, P इक्वल टू KH ऑफ मोलरिटी होती है, मोलरिटी किसकी निकालनी पड़ेगी हमें, H2S की निकालनी पड़ेगी, KH निकालना है, ठीक है, KH निकालना है, तो P अपॉन X ऑफ H2S लिख दो। प्रेशर कितना है हमारे पास, प्रेशर कितना है हमारे पास, गिवन नहीं है गिवन साहब, STP लिखा हुआ है, तो STP में जो प्रेशर होता है, जो STP के केस में जो प्रेशर होता है वो 0.987 बार होता है। STP पर जो STP होता है उसमें प्रेशर 0.987 बार होता है, बार की बार 987 बार होता है। चलो हमें सिर्फ क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर H2, ठीक है। मोलैरिटी हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 0.195 अपॉन 0.195 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, क्या होता है, क्या होता है, याद है हमको 50.56 होता है, निकल गया हमारा H2S, X ऑफ H2S कितना आएगा मोल फ्रैक्शन इसका 3.5 इंटू 10⁻³ ये आ गया, इसको उठा करके यहां पुट कर दो, KH 0.987 अपॉन 3.5 इंटू 10⁻³ वैल्यू कितनी आएगी 0.987 अपॉन 3.5 इंटू 10⁻³ का हो जाएगा +3, इस हिसाब से वैल्यू आएगी हमारी 282 बार, वार नहीं भैया बार, 282 बार, ये हो गया हमारा
न्यूमेरिकल कंप्लीट। उम्मीद है लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कॉन्सेप्चुअल लगा होगा। तो बस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।